आज हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिले उनसे न केवल हमें उनके नगर, विशिष्ट इमारतों, नालियों, सड़कों, भवनों के बारे में जानकारी मिली, अपितु उनके आधार पर हमें उनके सामाजिक जीवन की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। किसी भी संस्कृति के, सभ्यता के, समाज की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु सभ्यता के समाज के स्वरूप की अगर हम बात करें तो उत्खनन से जो अवशेष मिले उसके अध्ययन के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और अल्पनाइड 4 जातियों के निवासी थे। अर्थात यह सभ्यता, इस सभ्यता के निवासी विभिन्न संस्कृतियों के मिलन के केंद्र बने हुए थे। समाज साधारणतः 4 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग में विद्वान रहे होंगे जिसमें ज्योतिष, पुजारी, चिकित्सक आदि का उल्लेख कर सकते हैं। दूसरे वर्ग में योद्धा रहे होंगे। हालांकि योद्धा वर्ग स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता, लेकिन विभिन्न तरह के अस्त्र, दुर्ग की दीवारें, प्रहरियों के लिए बने हुए गुंबज आदि इस बात की ओर हमें ले जाते हैं कि योद्धा वर्ग भी रहा होगा, जो कि नगर की शांति और सुरक्षा का काम करता होगा। तीसरा वर्ग जो है वो व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों, शिल्पियों का रहा होगा। और चौथे वर्ग में किसान, श्रमिक, गृह सेवक होंगे। खुदाई में मिली वस्तुओं के आधार पर ये पता पड़ता है कि समाज के लोग जो हैं वो विभिन्न तरह के काम धंधे करते होंगे और समाज में सभी व्यक्तियों का सामाजिक स्तर जो है वो अलग अलग रहा होगा। ये उनके समाज के स्वरूप लगता है ऐसा रहा होगा। हो सकता है अगर लिपि पढ़ ली जाए तो आगे आने वाले टाइम में हम उनके समाज के स्वरूप के बारे में ज़्यादा स्पष्ट कुछ और बातें कह सकें और इन बातों में कुछ बदल जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता है। अब आता है परिवार। तो सिंधु सभ्यता के परिवार की अगर हम बात करें तो विद्वानों का अनुमान है कि इस समय में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी, क्योंकि इनके जो भवन मिले हैं वो बड़े बड़े हैं ज़्यादातर, और जो साक्ष्य मिले हैं वो भी इस ओर ले जाते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा रही होगी। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता पोती आदि एक साथ रहते होंगे। अब ये सत्तात्मक था अथवा मातृ सत्तात्मक था, ये निश्चित रूप से तो इसका उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी खुदाई में जो नारी की मूर्तियों की बहुल्यता मिली है वो हमें मातृ सत्तात्मक समाज की ओर ले जाता है। और द्रविड़ समाज जो था वो भी मातृसत्तात्मक रहा है। तो हम अभी ये मानते हैं कि समाज में, परिवार में मातृसत्ता रही होगी। आज हम देखें तो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन सिंधु सभ्यता में हम मातृसत्तात्मक समाज कह सकते हैं साक्ष्यों के आधार पर। अब आता है नारी का स्थान। समाज में नारी का क्या स्थान था? ठोस साक्ष्य इसके बारे में नहीं मिले हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि समाज में नारी का समान आदर
आदरपूर्ण रहा होगा। नारी, क्योंकि हम समाज की परिकल्पना करें कि मातृसत्तात्मक समाज था, तो समाज परिवार में नारी जो है मुख्य पोषिका, मुखिका के रूप में रही होगी। मुद्राओं पर अंकित चित्र जो हैं वो भी हमें इस ओर ले जाते हैं कि नारी का स्थान जो है वो उच्च रहा होगा। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं होगा और धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में नारी ने पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लिया होगा या सम्मिलित रही होगी। अब आता है रहन सहन। सिंधु सभ्यता के रहन सहन की जब हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले तो शांति प्रिय थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि खुदाई के साक्ष्यों में हमें अस्त्र की जो मिली है, अस्त्र की जो उपलब्धता मिली है वो बहुत कम है, जो इस बात का सूचक है कि वो लोग शांति प्रिय रहे होंगे। उस समय में दैनिक जीवन उपयोग की वस्तुएं जो हैं वो या तो पत्थर की होती थी, इसके साथ साथ कांसा और तांबा जो है वो भी प्रचलन में आ गया था। दैनिक उपयोग की सामग्रियों में कलश, थालियाँ, कटोरी, कटोरा, गिलास, परात, कढ़ाई, प्याली, तस्तरी, घड़ा, चमचा आदि का उल्लेख हम कर सकते हैं। इसके अलावा पलंग, कुर्सियाँ, तिपाइयाँ भी हमें मिली हैं, जो तो ये मिली हैं तो इसका मतलब वो इन चीज़ों का उपयोग करते होंगे। अब ये किस तरह के वस्त्र पहनते थे? तो वस्त्र का प्रयोग करते थे, ये हमें खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली हैं उनके आधार पर मिली है। जैसे पुरुष जो है उसने नीचे धोती नुमा कपड़ा पहना हुआ है और ऊपर उसने शॉल डाली हुई जिसमें उसका दाहिना हाथ बाहर है। तो दो तरह के वस्त्र होते थे, ऊपरी वस्त्र शॉल जिसमें बायां कंधा के ऊपर होता था और दाहिना जो है वो मतलब एक दाहिने के ऊपर आता था और दूसरा जो है वो बाहर होता था। मतलब एक तो नीचे का वस्त्र और एक ऊपर का वस्त्र। स्त्रियों के वस्त्र भी प्राय इसी समान होते होंगे, क्योंकि वो जो मूर्ति मिली है उसमें स्त्री ने नीचे लहंगा नुमा पहना हुआ है, ऊपर जो है उसके सर पे पंखी नुमा है और ऊपर उसने एक शॉल सी ओढ़ रखी है। वस्त्र जो हैं वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता होगा। कुछ स्त्रियां जो है वो पगड़ी भी पहनती थी। तो ये हमें इनके वस्त्र लगते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को केश विन्यास का शौक था। इसकी पुष्टि शीशा और कंघी जो हैं वो साक्ष्य में मिली हैं। पुरुष की मूर्ति से लगता है कि लोग दाढ़ी और मूछ दोनों रखते थे। बालों को पीछे ले जाकर बालों के पिंस मिले हैं। उस्त्रा मिला है, इससे पता पड़ता हजामत करते होंगे। तो कुल मिलाकर करीब करीब हम देखें सिंधु सभ्यता की रहन सहन वो करीब करीब आज की चीज़ों से मिलती जुलती हैं। जैसे आज जो है हम स्त्रियां जो है वो काजल, सुरमा, सिंदूर, बालों के पिन, इत्र, पाउडर इनके सबके साक्ष्य मिले, उपयोग में लेती होंगी। आभूषण मिले हैं, सारे आभूषण कटहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कंगन, चूड़ियाँ, अंगूठी, करधनी, पाजेब, नाक, सारे आभूषण मिले। और जो स्त्री की मूर्ति मिली है उसने भी वो सब करीब करीब पहने हुए हैं। ये जो बनते थे आभूषण वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शंख, मिट्टी के बने जाते थे। कहीं कहीं स्टोन्स के भी बनते थे। मणके जो होते हैं, एक हार मिला है जो कि 6 लड़ियों का है मणके का। तो ये उनका रहन सहन रहा होगा। फिर जब हम खान पान की बात करते हैं तो खान पान में ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ऐसे उल्लेख मिलते हैं।
शाकाहार की बात करें तो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल, फल, सब्जियाँ सबके साक्ष्य मिल रहे हैं। मांसाहार में उनके घरों में बहुत सारी हड्डियाँ मिली हैं, घरों के बाहर बहुत सारी हड्डियाँ मिली हैं, जो इस ओर ले जाती हैं कि वो मांसाहार थे। इसके अलावा उनकी जो मुद्राएं, उन पर अंकित चित्र जो हैं वो भी मांसाहार होने की पुष्टि करते हैं। संभवतः ये लोग मछली, गाय, सूअर, भेड़, मुर्गे का मांस खाते होंगे। तो ये हमें उस समय की खान पान जो है उसकी व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि ऐसा रहा होगा। अब आता है मनोरंजन के साधन। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के शौकीन थे। इसकी पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर होती है। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, शिकार के जो हैं वो साक्ष्य मिले हैं, शिकार पर जाते थे। एक मुद्रा पर तीर कमान द्वारा बारहसिंगे का शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिससे पता पड़ रहा है कि वो शिकार करते थे। उस समय में मल्ल युद्ध होता था और मल्ल युद्ध जो है वो पुरुषों का जानवरों के साथ, जैसे एक पुरुष को 2 शेरों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सांडों, मुर्गों, तीतर और बटेरों को भी लड़ाया करते थे, ऐसा लगता है। एक मुद्रा में एक व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया गया है, जिससे पता पड़ता है कि व्यायाम वो उस समय में करते थे। पासे और गोटियां मिली हैं, पत्थर, मिट्टी और हाथी दांत की। तो ये उनके आमोद प्रमोद के। इसके अलावा शतरंज से वो लोग परिचित थे, क्योंकि ऐसे वो मिले हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो शिवलिंग के थे, कुछ लोग कहते हैं वो शतरंज की गोटियां थी। पासे के खेल उस समय में कई तरह से खेले जाते थे। जुआ खेलने से वो लोग जुआ खेलने से परिचित थे और मनोरंजन का एक साधन था। ये वो पासे जो हैं ये हमें बता रहे हैं। नृत्य और संगीत भी उस समय आमोद प्रमोद का एक साधन रहा होगा, क्योंकि धातु की बनी एक नर्तकी की सुंदर मूर्ति मिली है, जो कि बिल्कुल नटराज की मूर्ति जैसी लगती है। जहाँ तक बच्चों के मनोरंजन की बात करें तो बच्चों के बहुत बड़ी मात्रा में खिलौने मिले हैं, और खिलौनों में झुंझुने, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियों के खिलौने, और चौंधड़ों में तो बहुत सारे खिलौने मिले हैं, जिससे पता पड़ता है कि वो लोग बच्चे जो हैं वो खिलौनों को आमोद प्रमोद में या मनोरंजन में काम में लेते थे। तो ये ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जो कि हमें सिंधु सभ्यता के मनोरंजन के साधनों की जानकारी देते हैं।